हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और इकोनॉमी स्पेशल बैच में जैसा कि मैं हर बार आपको बताता आया हूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम ये प्रयास करेंगे कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न और टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसी कड़ी में आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी कक्षा रहने वाली है, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र किन समस्याओं का सामना कर रहा है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं किन किन चुनौतियों या समस्याओं का सामना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र इस समय कर रहा है। बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले जो बैंकिंग क्षेत्र की समस्या, जब बैंकिंग क्षेत्र की शुरुआत भारत में हुई थी, उस समय जो सबसे प्रमुख समस्या थी बैंकिंग क्षेत्र की, वो थी कि बैंकिंग जो था वो क्लास बैंकिंग था। क्लास बैंकिंग का मतलब कुछ लोगों तक ही बैंकिंग की पहुंच थी, वो मास बैंकिंग नहीं बन पाया था। और आज की स्थिति भी यदि हम देखें तो पूरी की पूरी 100% आबादी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ अभी भी नहीं उठाती है। इनफॉर्मल जो लेंडिंग है वो अभी भी साहूकारों से ऋण की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हालांकि केवल क्लास बैंकिंग तक अब भारत की बैंकिंग सीमित नहीं रही है, लेकिन आज भी जनता का एक बहुत बड़ा तबका, लोगों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित है। तो पहली समस्या ये हुई। दूसरी, लेक ऑफ प्रोफेबिलिटी, यानी बैंक जो है, भारत में जो बैंक कार्यरत हैं उनमें से ज्यादातर बैंक लाभ की स्थिति में नहीं है। तीसरी समस्या, जो बैंकों के लिए निर्धारित मानक हैं CRR और SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो एंड कैश रिजर्व रेशो, क्या होते हैं, इनका डिस्कशन हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लास में कर चुके हैं। इनका उच्च होना, इनकी दर का उच्च होना भी क्या है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सामने एक समस्या है। इनकी दर उच्च होने से बैंकिंग क्षेत्र को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या क्या समस्याएं बैंकिंग क्षेत्र के सामने आ जाती हैं जब CRR और SLR की दर को उच्च रखा जाता है, इसको हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में समझने वाले हैं। साथ ही साथ प्रारंभ में निजी क्षेत्र में बैंकिंग को लाइसेंस नहीं दिया जाता था और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकारी जो या सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनकी संख्या ज्यादा रही, निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सीमित रही, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव देखा गया। और प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण जो बैंकों का परिचालन था वो कॉरपोरेट स्टाइल, या हम कह सकते हैं निजीकरण के अभाव में उनका परिचालन में कुछ लचरता हमें देखने को मिली। अगली जो समस्या भारतीय बैंकों का इस समय सामना कर रहे हैं वे है दोहरा तुलन पत्र की समस्या या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या है, आगे हम देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी और सबसे मोटी समस्या जिसका भारतीय बैंकिंग क्षेत्र फिलहाल सामना कर रहा है वो है गैर निष्पादक संपत्ति या NPA या नॉन प्रॉफिट असेट्स। अक्सर समाचार पत्रों में इस शब्द को आप पढ़ते रहते होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये सब समस्याएं होती क्या हैं और किस प्रकार से बैंकों को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र था वो प्रारंभ में क्लास बैंकिंग के रूप में था, अर्थात कुछ लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं सीमित थी और मास बैंकिंग का वह रूप अभी तक धारण नहीं कर पाया है। मास बैंकिंग का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध होना। प्रारंभ में बैंकिंग की सुविधा, जैसे मैंने आपको बताया, केवल उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित थी। कारण क्या था उसका, कि बैंकों की जो शाखाएं थी वो कम थी, ब्रांचेस जो थी वो कम थी, बड़े बड़े शहरों में ही बैंक की ब्रांचेस थी। साथ ही साथ अकाउंट ओपनिंग में या अकाउंट खुलवाने में बहुत सारी औपचारिकताएं या कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, जिसके कारण बैंकिंग की सुविधा कम लोगों तक सीमित थी। जो बड़े शहरों में लोग रहते थे उन्हीं तक बैंकिंग की सुविधा प्रारंभ में प्राप्त थी। काफी हद तक इस समस्या का समाधान कर लिया गया है और आज बहुत से लोगों को बैंकिंग की सुविधा उनके घर से 5 किलोमीटर की निकटता की दूरी में उपलब्ध है। अगली समस्या, हाई CRR और SLR की दर। CRR और SLR की दर का उच्च होना। अब उच्च होने से बैंक क्या समस्या सामना करना पड़ता है, बैंक की ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब CRR और SLR की दर क्या होती है, उच्च होती है, तब मन में प्रश्न उठेगा कि किस प्रकार से CRR और SLR की दर उच्च होने से ऋण देने की क्षमता बैंक की घट जाती है। इस प्रश्न का हालांकि मैं जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लास में आपको काफी अच्छे से दे चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में इसे हम समझेंगे
देखिए CRR क्या होता है और SLR क्या होता है, पहले हमें उसे समझना होगा। बात करें हम CRR, तो CRR के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक बैंक को क्या करना होता है, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का, प्रत्येक बैंक अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत किसके पास जमा रखना अनिवार्य होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा रखना अनिवार्य होता है। यह तो होता है CRR। SLR या स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इसके अंतर्गत वही प्रत्येक बैंक को क्या करना होता है, प्रत्येक बैंक को अपनी जमा का कुछ प्रतिशत भाग RBI के पास में तो नहीं रखना होता, लेकिन किसके पास में रखना होता है, स्वयं के पास ही रखना होता है। किस रूप में, सोने, नगद या सरकारी प्रतिभूति खरीदकर, इस रूप में उस पैसे को रखना होता है, कुल जमा के कुछ प्रतिशत भाग को। तो जब जब CRR और SLR की दर उच्च होगी तो इसका तात्पर्य क्या होगा, ये कुछ प्रतिशत जो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, RBI के पास रखना होगा, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उदाहरण से समझे, किसी बैंक की कुल जमा माना कितना है, 100 करोड़ रुपए है। अब यदि CRR की दर कितनी निर्धारित कर दी जाती है, 4% निर्धारित कर दी जाती है, तो 4% निर्धारित करने का परिणाम क्या होगा, 4% यानी कि 4 करोड़ रुपए अब बैंक को कहां रखने होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखने होंगे। बाकी का बचा पैसा कितना हुआ, 96 करोड़ रुपए। अब SLR की दर माना कितनी निर्धारित है, हम मान के चलते हैं SLR की दर कितनी निर्धारित कर दी गई सरकार द्वारा, 26%। तो 96 में से 26% कहां रखना पड़ेगा, SLR के रूप में कहां रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। तो बैंक के पास में देने के लिए पैसा कितना बचा, 70 करोड़ रुपए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अब बैंक के पास में पैसा कितना बचा, 70 करोड़ रुपए। अब जैसे जैसे इस CRR और SLR की मात्रा हम बढ़ा दें, मान लो इसको 4% से करके हम कितना कर दें, 5% की दर पे ला दें, कितना कर दें, 5% की दर पे ला दें, और SLR की दर जो 26% थी उसको बढ़ा के मान लो हम कितने प्रतिशत की दर पे ला दें, 35% की दर पर ला दें। तो अब टोटल पैसा जो साइड में रखना पड़ेगा बैंक को, वो कितना हो जाएगा, 35 + 5 40। तो ऋण देने के लिए जो पैसा शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 100 करोड़ में से 40 करोड़ गए तो कितना, 60 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऋण देने की क्षमता 70 करोड़ से कहां जाएगी, 60 करोड़ रुपए पे आ जाएगी। इस प्रकार हाई CRR और SLR की दर के कारण भारतीय बैंकों की ऋण देने की जो क्षमता है वो कम है, जबकि वैश्विक दृष्टिकोण यदि इस मामले में हम देखें या वैश्विक परिदृश्य को देखें तो भारत की तुलना में CRR और SLR की जो दर है वो अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि भारत में इनकी दर क्या है, उच्च है। और उच्च होने के कारण क्या होता है, बैंकों को अपने ऋण देने की क्षमता घटानी पड़ती है या घट जाती है। अगली समस्या, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम या दोहरा तुलन पत्र की समस्या। आइए देखते हैं दोहरा तुलन पत्र की समस्या क्या है। अब देखिए, बैंक क्या होते हैं, कंपनियों को क्या देते हैं, ऋण देते हैं। सभी बैंक बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या देते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ऋण देते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कंपनी उस ऋण को वापस नहीं चुका पाती है। कंपनी का या तो मुनाफा कम हो जाता है, कंपनी का कोई अन्य कारणों से क्या हो पाती है, कंपनी लिए गए ऋण को वापस नहीं चुका पाती। उसका परिणाम क्या होता है, बैंक की बैलेंस शीट में वो ऋण क्या हो जाता है, NPA हो जाता है। और जबकि कंपनी की बैलेंस शीट भी इससे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। दोनों की ही बैलेंस शीट खराब हो जाती है। बैंक का NPA बढ़ जाता है। NPA जैसे जैसे बैंक का बढ़ेगा, NPA बढ़ने के कारण बैंकों के जो शेयर की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो बैंक को ये नुकसान। इसी तरह कंपनी की बैलेंस शीट जब बिगड़ती है तो कंपनी जो शेयर जारी करती है उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे और कंपनी की स्थिति और बिगड़ जाएगी। और बिगड़ने से पुनः जो बैंकों द्वारा कर्ज लिया गया है, बैंकों से कर्ज लिया गया है कंपनी द्वारा, उसको वो चुकाने की स्थिति में नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहेगी। और चूंकि दोनों को इससे नुकसान हो रहा है, दोनों की बैलेंस शीट इससे बिगड़ रही है, कंपनी की भी और बैंक की भी, इसीलिए इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम या दोहरा तुलन पत्र समस्या के नाम से जाना जाता है। अगली समस्या की बात करें तो सबसे मोटी और बड़ी समस्या जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की है वो है NPA या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, हिंदी में कहा जाता है इन्हें गैर निष्पादक संपत्ति। आइए सबसे पहले इसकी अवधारणा को समझते हैं कि NPA क्या होता है। सामान्य शब्दों में हम कहें तो बैंक के वे ऋण जो डूब जाते हैं, उसे वापस प्राप्त नहीं होते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं, NPA।
लेकिन चूंकि प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ तकनीकी अर्थ भी इसका समझना होगा। आइए देखते हैं एक्चुअल में एनपीए क्या होता है। यदि बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का मूलधन व ब्याज क्या होता है, वापिस नहीं दिया जाता लेने वाले व्यक्ति के द्वारा, कितने दिनों तक, क्या एक दिन या एक महीने ना दे तो क्या वो एनपीए हो जाएगा? जी नहीं, 90 दिन तक, यानी 3 महीने तक। यदि क्या होता है, कोई व्यक्ति ऋण लेता है, कोई संस्था ऋण लेती है और 3 महीने तक उस ऋण की ना तो मूलधन वापिस बैंक को प्राप्त होता है, ना ब्याज वापिस प्राप्त होता है, मूलधन के बदले ब्याज बैंक को प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में ये जो ऋण है उसको बैंक एनपीए घोषित कर देता है। तो तब ये बन जाता है क्या? एनपीए। और एक प्रमुख तथ्य आपको यहां ध्यान रखना है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक कार्यरत हैं उनका एनपीए निजी क्षेत्र के जो बैंक कार्यरत हैं उनसे अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनपीए के बारे में कुछ और अवधारणा को क्लियर करने के लिए उसकी प्रक्रिया को हमें समझना होगा। एनपीए की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किसी भी ऋण को एनपीए बैंक किस प्रक्रिया के तहत घोषित करता है। तो देखिए, सबसे पहले बैंक क्या करता है, एनपीए घोषित करने के लिए किसी ऋण को सबसे पहले SMA 0 कैटेगरी में रखता है। क्या होती है SMA 0 कैटेगरी? यदि किसी लिए गए ऋण की, बैंक द्वारा कोई ऋण लिया गया है किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा, उस ऋण के ऊपर ना तो मूलधन और ना ही ब्याज 30 दिन तक क्या होता है, वापिस नहीं आता है, तब बैंक उसे क्या किस कैटेगरी में रख देता है? SMA अर्थात स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 की कैटेगरी में रख देता है। कब? जब 30 दिन तक ना मूलधन आए ना ब्याज आए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली जो प्रक्रिया है बैंकों की वो क्या होती है, बैंक इस अकाउंट को, जिसका कर्ज वापिस नहीं आ रहा है, उसको 30 दिन से लेके 60 दिन तक, यानी 31वें दिन से लेके 60वें दिन तक जब मूलधन और ब्याज अप्राप्त रहता है, तो 31वें दिन से इस ऋण को किस कैटेगरी में डाल देते हैं? SMA 1, यानी SMA 0 से अब किस में डाल देते हैं इसको? SMA 1। और 60वें दिन तक ये ऋण SMA 1 कैटेगरी में ही रहता है। 60 दिन बाद में भी मान लो मूलधन और ब्याज प्राप्त नहीं होता है, तब बैंक इसे क्या कर देता है? SMA 1 कैटेगरी से उठा के किस कैटेगरी में डाल देता है? SMA 2 कैटेगरी में डाल देता है। और 89 डेज तक ये ऋण SMA 2 कैटेगरी में रहता है, यदि इसकी प्राप्ति ना तो मूलधन की और ना ब्याज की बैंक को प्राप्त होती है। जैसे ही 90 दिन होते हैं तो बैंक इसे क्या घोषित कर देता है? NPA घोषित कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इर्रेगुलर, यदि अनियमित भुगतान होता है किसी ऋण का, ये तो हमने बात की कि ब्याज और मूलधन बिल्कुल भी प्राप्त ना हो उस स्थिति की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को कर दिया गया है वो बीच बीच में तो ब्याज और मूलधन का जो चुकता कर देता है और कुछ समय बाद नहीं करता, फिर वापस कर देता है, यानी कि अनियमित प्रकार का जब भुगतान किया जाता है तो उस प्रकार के ऋण को बैंक किस कैटेगरी में रखता है? SMANF स्पेशल मेंशन अकाउंट नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, क्लियर है। अब हमने देखा कि एनपीए घोषित होने के लिए कोई भी ऋण कितनी कैटेगरी से गुजरता है? सबसे पहले SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, फिर SMA 1, फिर SMA 2 और उसके बाद वो क्या कर जाता है? एनपीए बन जाता है। SMA 0 कब? जब 30 दिनों तक ब्याज और मूलधन प्राप्त नहीं हो। SMA 1 कब? जब 31वें दिन से लेके 60 दिन तक प्राप्त ना हो। SMA 2 कब? 61 दिन से लेके 89 डेज तक प्राप्त ना हो। और एनपीए कब? 90 दिन से अधिक होते ही क्या हो जाता है? वो एनपीए हो जाता है। तो ये किसी ऋण को एनपीए घोषित करने की प्रक्रिया हुई। अब देखते हैं कि जब ऋण क्या हो जाता है? एनपीए घोषित हो जाता है। किसी ऋण को बैंक ने क्या घोषित कर दिया? एनपीए घोषित कर दिया। उसके पश्चात बैंक क्या क्या कार्रवाइयां उस ऋण के ऊपर करता है, आइए देखते हैं। जैसे ही क्या हो जाता है, ऋण एनपीए घोषित होता है, 3 महीने बाद यदि ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है लेने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो ऋण कैसा हो गया? एनपीए घोषित कर दिया गया बैंक के द्वारा। अब मान लो 3 महीने पश्चात भी 12 महीने तक, यानी 3 महीने गुजर गए, उसके बाद 12 महीने और गुजर जाते हैं,
ठीक है, 12 महीने यानी टोटल जो ऋण है उसका मूलधन और ब्याज बिना भुगतान हुए क्या गुजर जाएं, 12 महीने गुजर जाएं, तो 91 दिन से लेके 12 माह गुजरने तक की अवधि के दौरान यदि कोई ऋण क्या रहता है, एनपीए ही रहता है, वापस प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उस ऋण को क्या कर दिया जाता है, सब स्टैंडर्ड असेट्स घोषित कर दिया जाता है। ऋण को क्या कर दिया जाता है, सब स्टैंडर्ड असेट्स घोषित कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। अब सेम स्थिति बनी रहती है और 24 महीने तक भी, तो क्या हो जाता है, 24 महीने तक भी यदि वापस ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में बैंक द्वारा इस ऋण को क्या घोषित कर दिया जाता है, डाउटफुल असेट्स घोषित कर दिया जाता है, या डीए इसे शॉर्ट में कहा जाता है, डाउटफुल असेट्स 1। सेम स्थिति बनी रहती है और 36 महीने तक भी यदि ऋण प्राप्त वापस नहीं हो पाता है तो अब बैंक इसे क्या घोषित कर देता है, डाउटफुल असेट 2 घोषित कर देता है। फिर भी यदि लोन क्या नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए, कब तक, 5 साल तक भी ऋण वापस प्राप्त नहीं होता है बैंक को, तो अब बैंक इसको किस कैटेगरी में डाल देता है, DA3 कैटेगरी या लॉस मेकिंग कैटेगरी में डाल देता है, और ये लॉस मेकिंग असेट्स हो जाता है। और लॉस मेकिंग असेट की कैटेगरी में डालने के पश्चात या DA3 की कैटेगरी में डालने के पश्चात बैंक एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया इस लोन के लिए अपनाता है, और वो प्रक्रिया होती है लॉस या हेयर कट। ठीक है, तो लॉस और हेयर कट क्या होती है, इसको आने वाली कुछ स्लाइड में हम समझने वाले हैं। उससे पहले हम देखें कि पूरी एनपीए घोषित होने की प्रक्रिया क्या थी। सबसे पहले क्या किया जाएगा, वो ऋण जो 1 महीने तक बैंक को वापस प्राप्त नहीं होता है उसे किस कैटेगरी में डालेगा बैंक, SMA 0। फिर यदि 1 महीना पूरा गुजर जाता है, 1 महीना गुजरने के पश्चात भी 31 से 60 दिन तक, ये तो कितना 30 दिन तक प्राप्त नहीं हुआ, तो किस कैटेगरी में डाल दिया बैंक ने इसे, SMA 0। 31 से 60 दिन तक भी प्राप्त नहीं हुआ तो किस कैटेगरी में डाल दिया, SMA 1। किस कैटेगरी में डाल दिया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। फिर 61 दिन से लेके और 90 दिन तक, 89 दिन तक भी क्या होता है, अगर ये प्राप्त नहीं होता है ऋण वापस बैंक को, तो इसे किस कैटेगरी में डाल देता है बैंक, SMA 2 कैटेगरी में डाल देता है। उसके पश्चात यदि 90 दिन पश्चात भी क्या नहीं होता है, बैंक को ये ऋण प्राप्त वापस नहीं हो पाता है, तब बैंक इसे किस कैटेगरी में डाल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। और एनपीए की कैटेगरी में डालने के पश्चात उसके बाद भी यदि बैंक को ये ऋण वापस प्राप्त नहीं होता है, पुनर्भुगतान इसका नहीं किया जाता है, तो अब बैंक क्या करता है, इसको अगली कैटेगरी में डाल देता है। और वो अगली कैटेगरी कौन सी है, सब स्टैंडर्ड असेट्स। कौन सी कैटेगरी में डाल देता है, ये सब स्टैंडर्ड असेट्स। और ये कितने समय तक सब स्टैंडर्ड असेट्स में रहता है, 12 महीने या 1 वर्ष तक, 12 माह या 1 वर्ष तक ये इसी कैटेगरी में रहता है। 1 वर्ष पश्चात भी क्या होता है, ऋण का प्राप्ति वापस नहीं हो पाती बैंक को, तो ये अगली कैटेगरी जो बैंक की है जिसमें इसे डालता है वो है DA1। और 2 वर्ष तक ये ऋण DA1 की कैटेगरी में रहता है। 2 वर्ष पश्चात भी वापस ऋण की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके पश्चात ये DA2 श्रेणी में चला जाता है और यहां ये 3 वर्ष तक रहता है। उसके पश्चात भी ऋण की वापस प्राप्ति नहीं होती है तो DA2 कैटेगरी से ये किस में चले जाता है, DA3 कैटेगरी में चला जाता है। कब तक, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। फिर भी प्राप्ति ना हो तो ये किस कैटेगरी में चल जाता है, लॉस की कैटेगरी में चल जाता है। और उसके पश्चात एक विशेष प्रक्रिया बैंक द्वारा अपनाई जाती है और वो विशेष प्रक्रिया क्या है, हेयर कट। तो आइए देखते हैं आगे कि हेयर कट क्या होती है। अब देखिए हेयर कट के अंतर्गत क्या होता है कि जब बैंक का एनपीए 5 सालों तक, बैंक का दिया गया ऋण 5 सालों तक बैंक को वापस प्राप्त ना हो, तब क्या स्थिति बन जाती है कि जो ऋण दिया गया है उसकी वैल्यू या उसकी कीमत या उसके बदले रखी गई संपत्ति की कीमत इतनी कम हो जाती है कि अब बैंक को अगर ऋण वसूल ना हो उस संपत्ति को बेचकर, तो बैंक के लिए वो फायदे का सौदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ऋण वसूली की लागत ऋण की जो मात्रा दी गई है उससे अधिक बैंक को पड़ने लग जाती है। तो
इस स्थिति में बैंक क्या करता है, हेयर कट की प्रक्रिया अपनाता है और इसके अंतर्गत क्या दो प्रकार की चीजें करता है बैंक। पहली राइट डाउन कर देता है या दूसरी राइट ऑफ कर देता है। राइट ऑफ के अंतर्गत क्या किया जाता है, उस ऋण के बदले जो संपत्ति रखी गई है गिरवी बैंक के पास में, उसकी वैल्यू को क्या कर लिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है। ठीक है। और राइट डाउन के अंतर्गत क्या करता है, बैंक क्या कर देता है, अब चूंकि उस संपत्ति का मूल्य दिए गए ऋण की अपेक्षा क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो उस संपत्ति के मूल्य को ही क्या कर देता है, कम मान लेता है। ठीक है। यानी जो संपत्ति गिरवी रखी गई है उसके मूल्य को कम मान के अपनी जो बुक्स हैं उसमें दिखाता है, या फिर उस संपत्ति के मूल्य को अपनी बुक से हटा देता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेयर कट कहते हैं। आगे चलते हैं। अब जब भी बैंक का क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार का ऋण क्या हो जाता है, एनपीए या डूबत हो जाता है। जब बैंक का ऋण क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तब बैंक को एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनानी आवश्यक हो जाती है और वो प्रक्रिया क्या है, प्रोविजनिंग। क्या होती है, प्रोविजनिंग। ठीक है। लेकिन ये प्रोविजनिंग की आवश्यकता कब होती है बैंक को, इसकी यदि हम चर्चा करें तो ऐसा नहीं है कि बैंक का ऋण एनपीए होते ही एनपीए का तात्पर्य 90 दिन तक मूलधन और ब्याज प्राप्त ना हो, तो ऐसा नहीं है कि 91वें दिन से ही बैंक को क्या करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब प्रोविजनिंग जब आप सब सुन रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर ये प्रोविजनिंग क्या होती है। हालांकि पिछली क्लास में हम इसे समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां संदर्भ आया तो मैं आपको बता दूं। प्रोविजनिंग का तात्पर्य यह होता है कि जैसे जैसे बैंक के एनपीए की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बैंक के एनपीए की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वैसे वैसे बैंक को अपनी कुल पूंजी का, जैसे जैसे बैंक के एनपीए की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बैंक को अपनी कुल पूंजी का कुछ प्रतिशत भाग क्या होता है, प्रोविजनिंग के रूप में साइड में रखना होता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, एनपीए यदि बैंक का बढ़ता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी पूंजी का कुछ भाग, अपनी पूंजी का कुछ भाग क्या रखना होगा, साइड में रखना होगा, जिसका उपयोग वह अन्य कार्यों के लिए नहीं कर सकता। और साइड में रखने से बैंक क्या होगी, ऋण देने की क्षमता घट जाएगी, साथ ही साथ सीआरएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेट को बनाए रखने के लिए बैंक को और अधिक पूंजी जुटानी पड़ेगी। क्यों जुटानी पड़ेगी, क्योंकि सीआरएआर क्या होता है, बैंक की पूंजी अपॉन रिस्क असेट्स, पूंजी बटा रिस्क असेट्स। अब जैसे ही क्या हो जाएगा, पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बैंक की, किसके कारण, प्रोविजनिंग के कारण पूंजी कुछ साइड में रखनी पड़ेगी। तो इसका तात्पर्य क्या है, बैंक की पूंजी कम हो जाएगी, तो सीआरएआर की दर को नियत बनाए रखने के लिए कुछ पूंजी और बैंक को यहां डालनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य क्या है, बैंक को पूंजी जुटानी पड़ेगी। तो यह समस्या क्या होती है, प्रोविजनिंग के कारण बैंक के सामने आती है। लेकिन प्रोविजनिंग कब करनी होती है, इसे भी हमें समझना होगा। क्या बैंक के ऋण के एनपीए होने के साथ ही प्रोविजनिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, या कुछ समय पश्चात इसकी आवश्यकता पड़ती है? आइए इसे समझते हैं। प्रोविजनिंग की आवश्यकता कब से पड़ती है, जब बैंक के ऋण क्या हो जाते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट्स हो जाते हैं। मैंने आपको बताया एनपीए बैंक का ऋण कब हो जाता है, 90 दिन बाद। ठीक है। अब 90 दिन के बाद में 91वें दिन से लेके 1 वर्ष तक ये ऋण क्या कहलाता है, 91वें दिन से लेके 1 वर्ष तक ये ऋण क्या कहलाता है, सब स्टैंडर्ड असेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सब स्टैंडर्ड असेट्स कहलाता है। अब जब ऋण सब स्टैंडर्ड असेट्स बन जाता है, तब बैंकों को क्या करनी होती है, प्रोविजनिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, प्रोविजनिंग करनी होती है। और कितने प्रतिशत की दर से प्रोविजनिंग करनी होगी, 15% की दर से और 25% की दर से। 15% कब, जब बैंक ने जो ऋण दिया है वो ऋण क्या है, सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब उसके बदले बैंक ने कुछ मोर्टगेज या गिरवी के रूप में कुछ प्रॉपर्टी ऋण देने वाले व्यक्ति की रखी है। तो इसका मतलब है वो ऋण क्या है, बैंक के पास में
उसके बदले में संपत्ति रखी हुई है, तो उस प्रकार के ऋण को क्या कहा जाएगा? सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिक्योर्ड लोन। जबकि ऐसा ऋण जिसके बदले में किसी प्रकार की संपत्ति बैंक के पास में गिरवी नहीं रखी गई है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनसिक्योर्ड लोन। तो जैसे ही एनपीए या डूबत ऋण किस श्रेणी में आ जाता है? सब स्टैंडर्ड असेट्स की श्रेणी में आ जाता है, तब क्या हो जाता है? उस समय बैंक को प्रोविजनिंग की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अपनी कुल पूंजी का कुछ भाग उसे साइड में रखना होता है। सिक्योर्ड लोन के मामले में कितना? 15%, और अनसिक्योर्ड लोन के मामले में 25% का उसे क्या रखनी पड़ेगी? पूंजी अलग से रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया, ऋण क्या होता है? पहले सब स्टैंडर्ड होता है। एनपीए जो होता है बैंक का या डूबत ऋण होता है, पहले वो किस कैटेगरी में आता है? सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में। सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में कब आता है? जब 91 दिन से लेके 1 वर्ष तक बैंक को ऋण वापस प्राप्त नहीं होता है तब। तो जब सब स्टैंडर्ड असेट्स था तो प्रोविजनिंग की आवश्यकता कितनी थी? सिक्योर्ड लोन के मामले में 15% और अनसिक्योर्ड लोन के मामले में कितनी? 25%। अब अगली कैटेगरी में जब ऋण चला जाता है, अगली कैटेगरी कौन सी थी? सब स्टैंडर्ड असेट्स के बाद में डाउटफुल असेट्स 1। और ये डाउटफुल असेट्स 1 कब बनता है बैंक का ऋण? जब जो दिया गया ऋण है वो वापस प्राप्त ना हो। कब तक? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक भी ये ऋण प्राप्त ना हो, तो 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक की अवधि में जो प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ती है वो कितनी करनी पड़ती है? सिक्योर्ड लोन के लिए तो कितनी करनी पड़ती है? 25%, और अनसिक्योर्ड लोन के लिए कितनी करनी पड़ती है? 100%। ठीक है, ये बात करी हमने किसकी? प्रोविजनिंग की आवश्यकताओं की। कब? DA1 की स्थिति में। आगे चलते हैं। जैसे ही DA2 की स्थिति आती है तो प्रोविजनिंग की आवश्यकता कितनी हो जाती है? 40 और 100। पहले हमने देखा 15, 25, 25, 100, उसके बाद में 40, 100 की आवश्यकता पड़ती है प्रोविजनिंग की। 40 कब? जब लोन कैसा हो? सिक्योर्ड हो। 100% कब? अनसिक्योर्ड हो तब। उसके बाद में जैसे ही DA3 की श्रेणी में ऋण आ जाता है तब क्या करनी पड़ती है? 100% प्रोविजनिंग की आवश्यकता बैंक को करनी होती है, यानी दिया गया जितना ऋण था उसके बराबर की मात्रा में उसे पूंजी साइड में रखनी पड़ती है। कब? जब बैंक का ऋण DA3 की कंडीशन में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है प्रोविजनिंग की जो आवश्यकता होती है वो कब से होती है? जब बैंक का ऋण किस कैटेगरी में आ जाता है? सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आ जाता है। सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी पहले भी मैंने आपको बताई, 91 दिन से लेके 1 वर्ष तक क्या ना हो? ब्याज प्राप्त ना हो, मूलधन प्राप्त ना हो दिए गए ऋण का। सब स्टैंडर्ड से ये किस कैटेगरी की ओर बढ़ता है? डाउटफुल असेट्स 1 की ओर। जैसे डाउटफुल असेट 1 की कैटेगरी में क्या आ जाता है? ऋण आ जाता है, तो वो कब आता है? जब 2 वर्ष तक मूलधन और ब्याज दिए गए ऋण का प्राप्त ना हो। फिर वो अगली कैटेगरी किस में आता है? DA2 की कैटेगरी में आता है। कब? 3 वर्ष तक क्या हो? प्राप्त ना हो। फिर उसके बाद में DA3 की कैटेगरी में कब आता है? जब 5 वर्ष तक दिया गया ऋण बैंक को वापस ना प्राप्त हो। इन कैटेगरी में प्रोविजनिंग की आवश्यकता प्रत्येक में कितनी कितनी होती है? सब स्टैंडर्ड में हम देखें तो सब स्टैंडर्ड असेट्स में सिक्योर्ड लोन के लिए 15%, अनसिक्योर्ड लोन के लिए 25%। देखा था हमने, सिक्योर्ड लोन के लिए 15% और अनसिक्योर्ड के लिए 25%। उसके बाद अगली क्या होती है? 25 और 100%। कितनी करनी पड़ती है? डाउटफुल असेट्स के लिए 25% और 100%। यहां करनी पड़ती है 40% और 100%। जबकि DA3 की कैटेगरी में आने के पास 100% और 100%। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे बैंक क्या होता जाता है, बैंक के ऋण की जो डूबत ऋण हुआ है उसकी अवधि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बैंक को प्रोविजनिंग की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। और प्रोविजनिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया, दिया गया जो ऋण है, उस जो जितना ऋण दिया गया है उसकी मात्रा का कुछ प्रतिशत भाग बैंक को साइड में रखना होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रोविजनिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रोविजनिंग की आवश्यकताएं डूबत ऋण की अवधि बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती जाती हैं, जिससे बैंक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब एनपीए जो एक बहुत बड़ी समस्या भारत के बैंकिंग क्षेत्र में है, उसके कारणों के पीछे यदि हम जाएं तो एक फोटो आप देख पाएंगे, एक तस्वीर एक देख पाएंगे आप, विजय माल्या जी की तस्वीर है ये, और इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एनपीए के कारण क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, बैंक क्या करे? बिना किसी जांच पड़ताल के ही ऋण वितरण कर दे। बैंक कई बार ऐसा करता है कि किसी कंपनी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण ले लेती है
और बिना जांच पड़ताल के लिए बैंक क्या कर देता है, ऋण दे देता है, तो उस ऋण की वापसी की संभावना बहुत कम हो जाती है और उसका निश्चित है कि वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, एनपीए में परिवर्तित हो जाएगा। कई बार बैंक्स प्रॉपर रूप से कागजों को चेक करके ऋण देता है, लेने वाला व्यक्ति भी सही नीयत से ऋण लेता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ही कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण जिस व्यक्ति ने जिस प्लान के तहत ऋण लिया था वो पूरा नहीं हो पाता है और उसका प्रॉफिट या लाभ है वो कम होता जाता है उत्तरोत्तर, जिसके कारण वो ऋण चुकाने में असक्षम हो जाता है, तब भी एनपीए की स्थिति बनती है। तीसरा जो कारण है वो है तस्वीर वाला कारण। तस्वीर वाला कारण क्या है कि बुरी नीयत से ही ऋण लिया जाता है, विलफुल जानबूझकर क्या करते हैं, बैंक द्वारा लिए गए ऋण को कुछ लोग या संस्थाएं वापस नहीं चुकाते हैं, इसे क्या कहते हैं, विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं बैंकों का जो ऋण है उसके एनपीए होने के। कारणों की चर्चा की, अब बात करते हैं परिणामों की कि यदि बैंक के ऋण किस में हो जाए, डूबत ऋण में परिवर्तित हो जाते हैं, एनपीए में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम, बैंक की प्रोफेबिलिटी या लाभ क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, जैसे जैसे एनपीए बढ़ेगा वैसे वैसे बैंक की जो रेटिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेटिंग कम हो जाएगी तो बैंक की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे एनपीए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैंकों को और ज्यादा प्रोविजनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादा प्रोविजनिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को नियत दर पर बनाए रखने के लिए, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, बैंक की पूंजी बटा बैंक के जोखिम संपत्ति। तो जैसे जैसे क्या होता है, डूबत ऋण बढ़ता है, एनपीए बढ़ता है, बैंक की पूंजी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, और सीएआर को नियत दर पर बनाए रखने के लिए इस पूंजी को बैंक को क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से बढ़ा के रखना होता है। तो इस प्रयास में भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार कम हो गई, बैंकों की हालत जो होती है वो खराब हो जाती है, और बैंकों जो ग्राहक बैंकों के पास जमा पैसा अपना कराते हैं उनको देने में भी सक्षम नहीं होता है बैंक। तो उस कंडीशन में बैंकों को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, जिसे बेल आउट पैकेज कहते हैं। और जब बेल आउट पैकेज दिया जाता है सरकार में के द्वारा, तो ये बेल आउट पैकेज सरकार के राजस्व खर्चों को बढ़ा देता है, और जैसे ही राजस्व खर्च बढ़ जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, बजट डेफिसिट भी बढ़ जाता है, या राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाता है, राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाता है। तो ये सब परिणाम एनपीए के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सारी समस्याओं की हम बात कर चुके हैं कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में ये समस्याएं सामने आती हैं। तो इन समस्याओं के सुधार के लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रयास भी किए गए हैं। वो प्रयास क्या किए गए हैं उसको हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।